प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक दल तथा दबाव समूह शीर्षक के अंतर्गत राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोकप्रिय है, लेकिन आरंभ में प्रजातंत्र की जो शैली प्रचलित थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शैली थी। प्रत्यक्ष इसलिए थी क्योंकि उसमें देश की सारी जनता शासन के कार्यों में हिस्सा लिया करती थी। किंतु जब से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भावना अब अप्रासंगिक हो गई है। राज्य की बृहत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान विश्व में लगभग सभी राज्यों में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास हुआ है। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए माना गया है क्योंकि इसका संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। राजनीतिक दलों का महत्व और आवश्यकता। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की जीवन डोर बन गए हैं। सभी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का आधारभूत महत्व है। प्रत्येक लोकतंत्र में नागरिकों के राजनीति में प्रवेश का एकमात्र साधन या संस्थागत माध्यम राजनीतिक दल ही होते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में चेतना के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इन व्यवस्थाओं में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। राजनीतिक विकास की स्थिति के लिए किसी भी राष्ट्र द्वारा राजनीतिक दलों के बिना काम चला पाना मुश्किल है। आज राजनीतिक दल अनिवार्य हैं और कोई भी बड़ा प्रजातांत्रिक देश उनके बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक दल की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक दलों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लीकॉक ने कहा है, राजनीतिक दल संगठित नागरिकों का वह समुदाय है जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। मैक्स वेबर ने भी राजनीतिक दलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वेबर के अनुसार राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाए हुए संगठन हैं जो शासन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसको हस्तगत करने के लिए यानी अपने हाथ में लेने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेते हैं। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने का उद्देश्य या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या व्यक्तिगत स्वार्थ या दोनों। राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व। सबसे पहला तत्व है संगठन। संगठन राजनीतिक दलों के निर्माण की पहली आवश्यकता होती है। किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन पर निर्भर करती है। संगठन ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से राजनीतिक दल अपनी निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्य संगठित हों और संगठन का कोई विधान हो और सदस्यों में अनुशासन हो। दूसरा तत्व है संवैधानिक साधनों के प्रयोग में आस्था। दल के सदस्यों में संवैधानिक साधनों के प्रयोग द्वारा शक्ति प्राप्त करने के प्रति आस्था होनी चाहिए। अपनी सुनिश्चित नीतियों, कार्यक्रमों और विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उनमें संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के प्रति कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों के सदस्य मतदान की शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक और वैधानिक उपायों को काम में लेते हैं।
सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति। राजनीतिक दल निर्धारित सिद्धांतों, विचारधाराओं और मत के प्रति समर्पित होते हैं। यदि दल की नीतियों और विचारधाराओं के प्रति उसका कोई सदस्य सहमत नहीं है तो उस संगठन का एक इकाई के रूप में कार्य कर पाना संभव नहीं हो सकता। सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा। शासन केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के अनुरूप देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा रखता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जाता। इस अंतिम पंक्ति को दोबारा सुने। यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व रखने की इच्छा नहीं रखता तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता। अर्थात कोई राजनीतिक दल है और वो निर्वाचनों के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं करना चाहता तो वो राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय हित सर्वोच्च आदर्श। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने समक्ष राष्ट्रीय हित के आदर्श को सर्वोपरि रखें। राजनीतिक दलों को अपने तत्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। अब हम राजनीतिक दलों के गठन के आधार के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दलों के गठन के कई आधार हैं, जैसे धार्मिक आधार। जब राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर बनाए जाते हैं और दल निर्माताओं का उद्देश्य होता है कि वो अपने धर्म के अनुयायियों के हितों का संरक्षण करेंगे और वो अपने धर्म के अनुयायियों से समर्थन भी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा आदि। आर्थिक आधार पर, जब दल के निर्माण का आधार आर्थिक होता है, जैसे पूंजीवादी, श्रमिक, व्यापारी तथा नौकरशाही वर्ग। जाति आधार पर, जब राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार जाति होती है, जैसे जर्मन में नाजी पार्टी। मनोवैज्ञानिक आधार पर, बहुत से लोग समाज की अतीत की बातों को आदर्श मानते हैं और उन्हें वापस गठित होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वर्तमान स्थिति ही ठीक है और वो वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, उन्हें अनादरवादी कहा जाता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज की बुराइयों में सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार वैधानिक तरीके से होना चाहिए, उन्हें उदारवादी कहा जाता है। और समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज की जो वर्तमान संरचना है वो घृणास्पद है और इसमें क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तन आना चाहिए, उन्हें रेडिकल्स यानी परिवर्तनवादी बोलते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं और इन विचारधाराओं के आधार पर जो दल गठित होते हैं वो अलग अलग विचारधारा वाले दल होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका। चुनाव द्वारा शासन सत्ता पर नियंत्रण करना। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता पर वैधानिक साधनों के माध्यम से प्रभुत्व की इच्छा एक अनिवार्य लक्षण है। इस हेतु राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता करते हैं। चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और सत्ता पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए चुनाव को ही एकमात्र माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। सरकार का निर्माण तथा शासन संचालन। संसदीय शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है वह अपनी सरकार का गठन करता है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जिस दल का राष्ट्रपति होता है वह अपने विचारों से सहमति रखने वाले लोगों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करता है।
लोकमत का निर्माण। राजनीतिक दल विभिन्न समस्याओं को जनता के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जनसाधारण उन समस्याओं को समझ सके। लोकमत को प्रस्तुत करने, लोकमत का निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। नीतियों व कार्यक्रमों के सर्जक यानी सृजनकर्ता। राजनीतिक दल किसी विशेष समूह का हित चिंतन नहीं करते, अपितु संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए चुनावों के समय नीतियां प्रस्तुत करते हैं। समाज और राष्ट्र को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, इस विषय पर जनता के समक्ष अनेक विकल्प होते हैं और जो कार्यक्रम या विकल्प जनता को पसंद आता है उसी राजनीतिक दल को जनता शासन निर्माण का, सरकार के निर्माण का मौका देती है। सरकार के विभिन्न निकायों का नियंत्रण व समन्वय। राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संगठन और समन्वय के प्रति संवेदनशील होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में व्यवस्थापक और कार्यपालिका दोनों के बीच शक्ति पृथक्करण होता है। वहाँ भी राजनीतिक दलों के अभाव में शासन का संचालन असंभव हो सकता है। राजनीतिक दल ही इन दोनों निकायों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित करते हैं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन अर्जित करते हैं। सरकार व जनता के मध्य की कड़ी। राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं पर जानकारी प्रदान करते हैं और जनता को राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय करने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दल सरकार द्वारा निर्मित नीतियों के गुणात्मक पक्षों से जनता को परिचित कराते हैं और सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रति जनता की जो प्रतिक्रिया होती है उसे सरकार तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक शिक्षण। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसमें जनता में उससे जनता में राजनीति के प्रति गहन रुचि और चेतना का प्रचार होता है। इस प्रचार कार्य से लोक शिक्षण का कार्य स्वतः होता रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। जहाँ समाज में अनेक कुरीतियाँ होती हैं, राजनीतिक दल समाज सुधार के कार्य जैसे छुआछूत का उन्मूलन, मद्यपान के विरुद्ध वातावरण, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में लोक चेतना का विकास करते हैं। इन कार्यों के अलावा राजनीतिक दल सत्ता के वैधानिकरण का माध्यम होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन किया जाता है। ये प्रजातंत्र के आधार माने जाते हैं क्योंकि प्रजातंत्र इनके बिना व्यवहारिक नहीं बन सकता, ना ही जीवित रह सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है। ये लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाते हैं। इन्हें लोकतंत्र का जीवन रक्त माना जाता है। राजनीतिक दलों के लाभ। राजनीतिक दल मानवीय प्रकृति के अनुसार हैं। मानवीय प्रकृति कहीं उदार होती है, कहीं अनुदार होती है, कहीं जटिल, कहीं लचीली। ये भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय गुण राजनीतिक दलों में स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। अर्थात राजनीतिक दल सरकार को जनहित के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए बाध्य करते हैं। सरकार की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर राजनीतिक दल शासन में संतुलन बनाए रखते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान बड़ी समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हैं। राजनीतिक दल जनसाधारण का ध्यान
छोटी मोटी निजी बातों से हटाकर राष्ट्र के समक्ष उपस्थित बड़ी बड़ी समस्याओं पर केंद्रित करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र का संचालन संभव बनाते हैं। राजनीतिक दलों की उपस्थिति लोकतंत्रीय सरकार को व्यवहारिक बनाती है, क्योंकि अकेले रहकर व्यक्तियों के लिए शासन करना कठिन होता है। राजनीतिक दल कार्यपालिका और विधानमंडल में सहयोग प्राप्त करते हैं। जैसे संसदीय सरकार होती है, वहाँ व्यवस्थापिका के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री अर्थात शासन अध्यक्ष होता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के दल का ही व्यवस्थापिका में बहुमत हो तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आसानी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का संपर्क जनता से निरंतर बना रहता है, और विरोधी दल भी जनता की कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। सत्तारूढ़ दल को भी दोबारा चुनाव लड़ना होता है, इसलिए वो भी जनता के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार ये राजनीतिक दल ही हैं जो जनता की आकांक्षाओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। ये जनता की राजनीतिक विषयों पर उदासीनता को दूर कर उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। विरोधी दल कानून की कमियों को दूर करते हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए गए विधेयकों की सूक्ष्म परीक्षा कर उसकी त्रुटियों को उजागर करते हैं। ऐसा करने से प्रस्तावित विधेयक की कमियां समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं, और लोकतंत्र की चिंता करते हुए सत्तारूढ़ दल भी इन न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल सुधार कार्यों की शुरुआत करते हैं। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य क्षेत्र में जो भी प्रचलित बुराइयां हैं उनको दूर करने में सुधार कार्यों का श्रीगृह राजनीतिक दल करते हैं। सरकार के गठन में आसानी। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष को केवल यह पता लगाना होता है कि किस दल ने विधानमंडल में बहुमत प्राप्त कर लिया है और किस दल ने बहुमत खो दिया है। जो दल बहुमत में होता है, संवैधानिक अध्यक्ष उसी दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है। राजनीतिक दलों के अवगुण या हानियां। राष्ट्रीय हितों को दलों के स्वार्थी प्रचार से हानि पहुंचती है। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्र के दूरगामी भविष्य को अनदेखा कर देते हैं। दलीय व्यवस्था गुटबंदी पैदा करती है। सत्तारूढ़ दल विरोधी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से सहन नहीं करते। विरोधी दल भी सत्तारूढ़ दल को अपना शत्रु मानते हैं। इससे उपद्रव और गुटबाजी पैदा होती है। दल प्रणाली के कारण देश योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। आत्मसम्मान को नष्ट करने वाली जी हजूरी की कला कुछ लोगों में नहीं होती, लेकिन वो सर्वोत्तम और योग्य व्यक्ति होते हैं। लेकिन जी हजूरी की कला ना होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि चुनाव बहुत खर्चीला होता है और बिना राजनीतिक दल के समर्थन के चुनाव जीता नहीं जा सकता। इस तरह राजनीतिक जीवन की अनिवार्य बुराइयों को देखते हुए मेधावी और योग्य व्यक्ति राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होते। राजनीतिक दल निजी व्यक्तित्व को कुचलते हैं, अर्थात राजनीतिक दल में सम्मिलित होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होता।
वह दल के अनुशासन में बंध जाता है और दल की सदस्यता ग्रहण कर लेने से उसकी निजी स्वतंत्रता संकुचित हो जाती है। सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट। चुनावों के समय राजनीतिक दल जनता से झूठे वायदे करते हैं, तरह तरह की चालाकियों के माध्यम से मतदाताओं को फुसलाते हैं और चुनाव प्रचार के समय अनीतिकारी कार्य करने से भी नहीं चूकते। कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को डराना धमकाना, चुनाव की पूर्व रात्रि को शराब और कंबल का वितरण करना, ये ऐसे कार्य हैं जो राजनीतिक दलों की छवि को जन सामान्य की नज़रों में गिरा देती है। सत्तारूढ़ दल की तानाशाही। सत्तारूढ़ दल के बहुमत के कारण कार्यपालिका नीति निर्णय में उचित और अनुचित को महत्व देना बंद कर देती है, जिससे लोगों में यह भावना बन जाती है कि सत्तारूढ़ दल तानाशाही कर रहा है। दल राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। चुनाव के दिनों में लोगों को पैसा बांटना और अनैतिक कार्यों से वोट बटोरना, वोट दिलाने वाले प्रभावशाली लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देना, चुनाव जीतने के बाद प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता से लाभ पहुंचाना, ये ऐसे कार्य हैं जिनसे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलता है। बहुदलीय पद्धति में अस्थायी सरकार। जिन लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है वहाँ सरकारों का कार्यकाल बहुत अल्प होता है। जब एक दल को व्यवस्थापक में बहुमत नहीं मिल पाता तो सरकार बनाने में न केवल असुविधा होती है बल्कि सरकार अपना निर्धारित कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। संपूर्ण देश के लोग और व्यवस्थापिका कई भागों में और वर्गों में बटी हुई दिखाई देती है। सभी वर्ग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल जनसाधारण के मतभेदों को दूर नहीं करते बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और सार्वजनिक जीवन को कटुतापूर्ण बना देते हैं। राजनीतिक दल सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं। राजनीतिक दल मत प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित अनुचित का विचार नहीं करते और सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर विद्वेष फैलाते हैं। दल प्रणाली के प्रारूप। सामान्यतः 3 प्रकार की दल प्रणालियाँ पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जैसे एक दलीय प्रणाली चीन और रूस में, या कोई साम्यवादी देश जहाँ पर एकमात्र साम्यवादी दल पाया जाता है। द्विदलीय प्रणाली में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड। बहुदलीय प्रणाली, इन देशों में राजनीतिक दलों की संख्या पर कोई बंधन नहीं होता, दल बनाने की आज़ादी होती है। ये बहुदलीय प्रणाली कहलाती है, जैसे फ्रांस और भारत। दबाव समूह या हित समूह। अब तक हमने राजनीतिक दलों का अध्ययन किया, अब हम दबाव समूह या हित समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे समाज में कई प्रकार के हित समूह पाए जाते हैं, किसान, मजदूरों के, व्यापारियों के, कर्मचारियों के, विद्यार्थियों के। ये हित समूह अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि समूह की मांग और उनके समर्थन पर ही सरकार की कार्यप्रणाली निर्भर रहने लगी है, और विभिन्न दबाव समूह या हित समूह शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली को प्रभावित भी करते हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था समाज के वर्गों और हितों की ओर
जब तक ध्यान नहीं देती, जब तक उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। समाज में जो हित समूह पाए जाते हैं, इनका उद्देश्य अपने सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक या व्यावसायिक उत्थान करना होता है। जब ये हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार की सहायता चाहते हैं या सरकार के निर्णय को अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, या जब ये सरकार पर दबाव डालते हैं, तो ये हित समूह दबाव समूह में बदल जाते हैं। दबाव समूह की परिभाषा। एच जीगलर ने दबाव समूह की परिभाषा दी है कि ये संगठित समूह हैं जो अपने समूह सदस्य को औपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त कराने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णय के संदर्भ को प्रभावित करना चाहते हैं। अर्थात दबाव समूह या हित समूह ये सरकार के निर्णयों को सरकार से बाहर रहकर ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मायरन बीनर ने कहा है कि शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुट जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थात ये सरकार के ढांचे से बाहर होते हैं और सरकार के कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो इस ज़िले में कौन कलेक्टर आना चाहिए, किस जाति का कलेक्टर आना चाहिए, किस वर्ग का कलेक्टर आना चाहिए। अगर सरकार में कोई विधि निर्माण का कार्य हो रहा है तो किस वर्ग, जाति या किस आयु वर्ग के लोगों के पक्ष में नीति बनाई जानी चाहिए या किस नीति में क्या संशोधन होना चाहिए। इस प्रकार से ये सरकार के नीति निर्णय को प्रभावित करते हैं। अवधारणा का विकास। दबाव समूह की जो अवधारणा है, ऐसा माना जाता है कि इस अवधारणा का प्रारंभ अमेरिका से है। वहाँ दबाव समूह के लिए लॉबी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का समूह जो व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को अपने समूह के विशेष हितों के अनुरूप मत देने के लिए प्रभावित करने का अभियान चलाते हैं। दबाव समूह के लक्षण। पहला लक्षण है औपचारिक संगठन। व्यक्तियों का झुंड दबाव समूह नहीं कहलाता, अपितु उनका औपचारिक रूप से संगठित होना आवश्यक है। समूह के विशेष हितों की साधना के लिए, समूह की तरफ से पैरवी करने के लिए समूह के द्वारा औपचारिक ढंग से निर्वाचित या मनोनीत प्रतिनिधियों की व्यवस्था दबाव समूह के लिए होती है। सर्वव्यापक प्रवृत्ति, अर्थात दबाव समूह सर्वत्र पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में दबाव समूह लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं। सुनिश्चित स्वहित। प्रत्येक दबाव समूह के उद्देश्य और स्वहित की निश्चितता ही विविध व्यक्तियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है। समान हितों की उपस्थिति में और ऐसे हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से संगठित किए गए समूह ही हित समूह कहलाते हैं। राजनीतिक क्रिया अभिमुखी। दबाव समूह अपने विशेष हितों की साधना के लिए राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। वे पूर्णतः संगठित नहीं होते, ना ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उनका उद्देश्य अपने हित विशेष के लिए सरकार की नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करना मात्र होता है। ऐच्छिक सदस्यता। दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। और एक बार सदस्य बनने के पश्चात भी कोई व्यक्ति अगर अनुभव करे कि उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही तो वह सदस्यता त्याग सकता है।
अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह का कार्यकाल अनिश्चित होता है क्योंकि ये विशेष हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और उनकी पूर्ति हो जाने के पश्चात लुप्त हो जाते हैं। दबाव समूहों का वर्गीकरण। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं। जैसे लोकार्थी और स्वार्थी। जो जनहित के लिए काम करते हैं, सबके हित के लिए काम करते हैं, वो लोकार्थी। और जो सिर्फ अपने सदस्यों के हित के लिए काम करते हैं, वो स्वार्थी। अगला प्रकार स्थायी और अस्थायी। जो इनकी अवधि के आधार पर है। कुछ दबाव समूह स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक। आर्थिक स्थिति के आधार पर संपन्न या विपन्न। प्रभावशीलता के आधार पर शक्तिशाली या निर्बल। ब्लोंडेल नामक विद्वान ने दबाव समूहों को सांप्रदायिक और संसर्गात्मक वर्गों में विभाजित किया। सांप्रदायिक या सामाजिक समूह उन दबाव समूहों को कहा गया जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं। और वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे कोई विशेष लक्ष्य होता है, उन्हें संसर्गात्मक दबाव समूह कहा गया। राजनीतिक दल और दबाव समूहों में अंतर। यूँ तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में घनिष्ठ संबंध भी पाए जाते हैं। इनमें पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है क्योंकि अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एक दूसरे की सहायता लेते हैं। लेकिन पारस्परिकता का अर्थ ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में कुछ समानताओं के बावजूद कुछ अंतर भी पाए जाते हैं जो निम्न है। उद्देश्य संबंधी अंतर। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है और वो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य और संपूर्ण समाज की हित साधना से संबंधित होता है। राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर। राजनीतिक दल राजनीति में सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं। उनका आचरण पूर्णतः राजनीतिक होता है, लेकिन दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते और वे बाहर रहकर राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते। सदस्यता संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य होती है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जबकि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग हित समूह का सदस्य बन सकता है। कार्य क्षेत्र संबंधी अंतर। दबाव समूह का कार्य क्षेत्र अपने विशिष्ट हितों तक सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र विशाल कार्यक्रम के आधार पर विस्तृत होता है। संगठन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी होता है, लेकिन दबाव समूह का संगठन स्थानीय या क्षेत्रीय होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतरक्रिया। डॉक्टर हरमन फाइनर ने कहा है कि जब सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे तो वहाँ दबाव समूह पनपेंगे,
और जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहाँ राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे, और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। इस प्रकार इस अध्याय में हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।